अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगा हूँ कि अगर कोई कैश या नॉन कैश एक्सपेंस होता है तो जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम कितने अलग अलग मेथड से उस नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इसमें कुछ ना कुछ गलती करते हैं। बहुत सारी बार मैंने पहले भी ये रिपीट किया है, आज भी रिपीट कर रहा हूँ। और मैं एक ही डेटा से चार अलग अलग मेथड्स, एक ही डेटा को लेकर चार अलग अलग मेथड से नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। एग्जाम में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक पता होनी चाहिए हर मेथड की। और इसीलिए मैंने एक शॉर्ट सी एग्जांपल ली है जिसके जरिए मैं चारों अलग अलग मेथड्स को आपके साथ डिस्कस कर सकूं और आपको चारों एंगल से कोई बात पता हो। अच्छा, इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को बहुत सारी जगह एग्जाम में टेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस में, आईआरआर के क्वेश्चंस में, या बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स मुख्तलिफ लेवल पर मुख्तलिफ क्वालिफिकेशंस के, सच एज मर्जर्स एंड एक्विजिशन में, एसिड रिप्लेसमेंट साइकिल में। तो इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए, मैं यहाँ पर डिस्कस क्या करने लगा हूँ, टैक्स रिडक्शन ड्यू टू एक्सपेंसेस बोथ कैश एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। एक छोटा सा मैंने डेटा लिया और इस डेटा के जरिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू इफेक्टिवली कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके लिए मुख्तलिफ अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू है $500 पर एनम यानी कि सालाना $500। हर साल ₹500 का सेल्स रेवेन्यू होगा। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 3 साल का टाइम पीरियड है, हर साल ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 पर ₹500 का सेल्स रेवेन्यू अराइज होगा। कैश एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस वो होता है जो आप किसी को पे करते हो। मिसाल के तौर पे कैश डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। और टैक्स वाला इसको जो है वो एज अ टैक्सेबल एक्सपेंस भी अलाउ करता है। और फिर है नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस की एक एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वो वैल्यू है जो टैक्स वाला एज ए एक्सपेंस अलाउ करता है, और जब आप टैक्स पे करते हो तो इस एक्सपेंस को माइनस करते हो। बहरहाल ये किसी को पे नहीं किया होता, यानी कि ये कैश का आउटफ्लो नहीं होता, इसकी डबल एंट्री पास होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जब आप एसेट खरीदते हो तो आप एक वैल्यू पे करते हो, जब आप एसेट बेचते हो तो आपको एक वैल्यू रिसीव होती है। लेकिन हर साल डेप्रिसिएशन जब आप अपनी बुक्स में चार्ज करते हो तो किसी को पेमेंट नहीं कर रहे होते हो, ये क्लियर रहना। यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन की एग्जांपल ले रहा हूँ नॉन कैश एक्सपेंसेस सच एज लॉस ऑन डिस्पोजल, एमोटाइजेशन, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की ऐसी ही सिमिलर ट्रीटमेंट होगी जैसी डेप्रिसिएशन की है। और जिस तरह से डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसकी जो ट्रीटमेंट होगी इससे आपको इस बात की ट्रीटमेंट भी सीखनी होगी कि कोई नॉन कैश इनकम हो सच एज गेन ऑन डिस्पोजल, तो वो भी यहीं से आपको सीखना होगा, यहीं से आपको रियलाइज करना होगा कि गेन ऑन डिस्पोजल के केस में क्या हो सकता है। हम नॉन कैश एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन को लेकर सारी चीजें समझते हैं। फिर कोई भी लॉस होगा जो नॉन कैश है, कोई भी एक्सपेंस होगा जो नॉन कैश है, कोई भी गेन होगा जो नॉन कैश है, तो उसकी ट्रीटमेंट्स यहीं से आप आराम से सीख लेंगे। डिस्काउंटिंग रेट 10% है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट $150 है। टैक्स का रेट 30% है। अब मैं मुख्तलिफ मेथड्स आपके साथ डिस्कस करता हूं और एक एक मेथड को आपके साथ सामने पेश करता हूं। मेथड नंबर 1 या पहला जो मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का, वो तो ये है कि आपने ईयर नंबर 0 1 2 3 4 लिखा, जो भी ईयर्स हैं रेलेवेंट। हर साल का सेल्स रेवेन्यू लिख दिया। सेल्स रेवेन्यू कैश का इनफ्लो है, क्रेडिट सेल्स एज्यूम नहीं कर रहा, कैश सेल्स एज्यूम कर रहा हूँ। कैश एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो उसी वक्त आपने पे किया। और एक नॉन कैश एक्सपेंस है 50 का। अब मैं यहां पर मेथड नंबर 1 में नॉन कैश एक्सपेंस को माइनस कर रहा हूं, लेकिन ये याद रखिएगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है कैश बेसिस पर, एक्रूअल बेसिस पर कैलकुलेट नहीं होती है। और जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ कैश के इनफ्लोज में से सिर्फ और सिर्फ कैश के आउटफ्लोज को माइनस किया। बहरहाल यहाँ पर मेथड नंबर 1 में मैं आपके पास एक नॉन कैश एक्सपेंस जो कि ₹50 पर एनम था वो भी माइनस कर रहा हूँ और एक टैक्सेबल इनकम की अमाउंट पर आ रहा हूँ। टैक्सेबल इनकम वो अमाउंट होती है जिस पर टैक्स वाला मुझसे टैक्स मांगता है। जब टैक्स वाले ने टैक्स कैलकुलेट किया होगा या मुझसे टैक्स मांगा होगा तो उसने मुझे बोला होगा कि 500 तुमने कमाए, उसमें से 200 का एक खर्चा किया और 50 का एक खर्चा किया, तो तुम 250 पर टैक्स भरो मुझे। तो यहां पर मेरे माइनस करने की लॉजिक क्या है?
यहाँ पर मैंने माइनस करने की लॉजिक ये है कि मैं अपनी मेन वर्किंग में टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन कर रहा हूं ताकि सही टैक्स कैलकुलेट कर सकूं। तो ये मेरी 250 की टैक्सेबल इनकम है। 30% का अगर टैक्स रेट है तो 75 का इस पे टैक्स लगेगा। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? अब करना ये पड़ेगा कि हम जो हमने ऊपर 50 माइनस करे थे ना, उतनी ही अमाउंट को नीचे ऐड भी कर देंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने 50 सिर्फ इसलिए माइनस किए थे कि हम 250 की वैल्यू पर, यानी कि सही वाली टैक्सेबल इनकम पर आ जाएं, ताकि ये जो 75 रुपए का टैक्स का अमाउंट है ये सही कैलकुलेट हो जाए। टैक्स का अमाउंट हमारा कैश का आउटफ्लो है मान लिया, लेकिन हमारा कैश का इनफ्लो 250 नहीं है, बल्कि कैश का इनफ्लो तो 300 रुपए। हमने ऊपर 50 एक एक्स्ट्रा माइनस किए हुए नॉन कैश एक्सपेंस, सिर्फ इस वजह से माइनस किए थे कि हमारे पास सही वाली टैक्सेबल इनकम आ जाए, तो उतना ही अमाउंट नीचे हम एड बैक कर देंगे। यानी कि मेथड नंबर 1 में अगर आपने ऊपर कोई नॉन कैश एक्सपेंस को माइनस किया होगा, अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस माइनस किया होगा और फिर आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, तो फिर आप उतना ही नॉन कैश एक्सपेंस दोबारा से ऐड बैक कर दोगे उसका इंपैक्ट हटाने के लिए। क्योंकि अगर मैं ऐड बैक ना करूं तो ऐसा लगेगा कि मेरा कैश इनफ्लो 250 है, हालांकि मेरा कैश इनफ्लो 250 नहीं है। 500 रुपए सेल से आया और 200 रुपए कैश के फॉर्म में पे किए हैं, तो 300 रुपए ये रह गए और 75 का टैक्स पे किया है। तो जितना मेथड नंबर 1 में आपने ऊपर नॉन कैश एक्सपेंस माइनस किया, उसका इंपैक्ट रिवर्स करने के लिए उतना ही ऐड किया। माइनस इसलिए किया कि ये टैक्स सही कैलकुलेट हो जाए, वरना ये टैक्स सही अमाउंट पर कैलकुलेट नहीं होता, 300 पर हो जाता। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 150 रुपए थी, वो माइनस करी, हमारे पास सारे कैश फ्लोज आ गए हर साल के। ठीक है जी। 250 में आप 75 इसलिए माइनस कर रहे हो कि टैक्स एक्सपेंस आपने उसी साल पे किया, हम एज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, एरियर में भी हो सकता था, वो एक सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन 250 रुपए में से 75 जो आपने पे किए वो माइनस किया, और 50 इसलिए ऐड कर दिए क्योंकि वो ऊपर माइनस किए थे, बहरहाल किसी को पे नहीं किए थे। 10% का रेट था, आपने हर साल के डिस्काउंट फैक्टर्स निकाले, उनकी डिस्काउंटिंग कर प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली, प्रेजेंट वैल्यूज निकालकर सारी प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये स्प्रेडशीट की फाइल आपको मिल जाएगी, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि फाइल नहीं मिलेगी तो हम देखेंगे कैसे कि क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। बिल्कुल बेसिक सा मेथड नंबर 1 था, पहले आप इसको एब्जॉर्ब करें और फिर आगे बढ़िएगा। मेथड नंबर 1 में हमने एक नॉन कैश एक्सपेंस माइनस किया और फिर उतना ही नॉन कैश एक्सपेंस है वो ऐड किया। अब आ जाते हैं मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं? मेथड नंबर 2 में हमने सेल्स रेवेन्यू लिखे हर साल के, हर साल का कैश एक्सपेंस लिखा, हर साल की कैश इनकम लिखी। कैश इनकम का मतलब वो इनकम जो कैश की टर्म्स में आई है, इसमें नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन कैश आइटम्स की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई हुई, या डेप्रिसिएशन के 50 रुपए माइनस नहीं हुए। और हमने इस कैश इनकम पर टैक्स लगा दिया। अब देखें, गौर से सुनिएगा, टैक्स वाला हमसे 90 रुपए का टैक्स कभी नहीं मांगेगा। टैक्स वाला हमसे 90 रुपए का टैक्स नहीं मांगेगा, ये गलत टैक्स है। हमने अभी कैश इनकम पर लगा दिया। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? 90 रुपए का टैक्स नहीं मांगेगा। मेथड नंबर 1 में देखें, टैक्स वाला बोलता है कि भाई तुमने 500 रुपए सेल्स रेवेन्यू के कमाए, उसमें से कैश और नॉन कैश एक्सपेंस दोनों माइनस करो, जो अमाउंट बच गया उसका 30% मुझे टैक्स दो, यानी कि सिर्फ 75 रुपए मुझे टैक्स दो। मुझे 90 रुपए टैक्स तुमसे चाहिए ही नहीं। तो यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने चीजों को कैश फॉर्म में रखने के लिए कैश इनकम पर टैक्स लगा दिया। हालांकि हम जानते हैं कि ये 90 रुपए का टैक्स टैक्स वाले ने हमसे नहीं मांगा होगा। यहां पर हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर रेट अप्लाई नहीं किया। ये वाली वैल्यू या कैश इनकम 50 रुपए से ओवर स्टेटेड है, और इसीलिए 50 का 30% यानी कि 15 रुपए से मेरा टैक्स का एक्सपेंस ओवर स्टेटेड है। लेकिन सारी चीजें कैश की टर्म्स में रखने के लिए मेथड नंबर 2 में हम इसी अमाउंट पर टैक्स लगाकर और इन वैल्यूज पर आ जाएंगे। फिर टैक्स डेप्रिसिएशन बेनिफिट को ऐड करेंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। ठीक है, टैक्स डेप्रिसिएशन बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होगा? डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। सर ये क्यों? देखें, अगर आपके एक्सपेंसेस 50 रुपए से ज्यादा होते तो आपका टैक्स 15 रुपए से कम होता, 50 का 30%। या इन अदर वर्ड्स, आपने यहां पर 50 कम माइनस किया हुआ है, उसकी वजह से आपका यहाँ पर 15 रुपए 50 का 30% टैक्स ज्यादा लगा हुआ है, तो उसका इंपैक्ट हटाने के लिए यहाँ पर आप 15 ऐड कर देते हो। ये कहलाता है टैक्स डेप्रिसिएशन पर आने वाला टैक्स सेविंग्स या टैक्स बेनिफिट। तो आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन को टैक्स के रेट से मल्टीप्लाई कर जो बेनिफिट आता है वो यहाँ पे दिखा दो। इफेक्टिवली हो ये रहा है कि नेगेटिव का 90, पॉजिटिव का 15, नेगेटिव 75, नेगेटिव का 90, पॉजिटिव का 15, नेगेटिव 75, नेगेटिव का 90, पॉजिटिव का 15, नेगेटिव का 75। ये जो ऊपर आपने 75 कैलकुलेट किया था, इसके आपने दो हिस्से कर दिए। ठीक है,
उसके बाद आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद आप कैश फ्लोज देखेंगे तो मेथड नंबर 1 वाले ही कैश फ्लोज आ रहे हैं, ये कैश फ्लोज उतने ही आ रहे हैं, ये कैश फ्लोज उतने ही आ रहे हैं जितने यहां पर ये कैश फ्लोज आ रहे थे। ठीक है, डिस्काउंट का रेट आपका 10% है, 10% के हिसाब से आपने डिस्काउंट का रेट अप्लाई किया, कैलकुलेट कर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली, दोनों मेथड्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू सेम आ रही है। मेथड नंबर 1 में क्या था, डेप्रिसिएशन माइनस करी, उतनी ही डेप्रिसिएशन ऐड करी। मेथड नंबर 2 में क्या था कि जो डेप्रिसिएशन से आने वाला फायदा है उसको अलग से एक लाइन आइटम में शो कर दिया, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं करी थी तो एड बैक भी नहीं करनी पड़ी। फिर आ जाते हैं मेथड नंबर 3 पर। मेथड नंबर 3 में क्या हो रहा है, मेथड नंबर 3 में ये हो रहा है कि मैं सेल्स रेवेन्यू लिख रहा हूं, कैश की टर्म्स में आया है, कैश एक्सपेंस लिख रहा हूं, कैश की टर्म्स में पे किया, और टैक्स एक्सपेंस वर्किंग नंबर 175। तीसरे वाले मेथड में हम टैक्स की सेपरेट वर्किंग कर रहे हैं, तीसरे वाले मेथड में हम टैक्स एक्सपेंस की सेपरेट वर्किंग कर रहे हैं। हम टैक्स एक्सपेंस की सेपरेट जब वर्किंग कर रहे हैं, हम यहां पर डेप्रिसिएशन को ना माइनस कर रहे हैं, ना किसी नॉन कैश एक्सपेंस को माइनस कर रहे हैं, और ना ही मुझे उसको ऐड बैक करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन के लिए एक अलहदा ही जगह पर वर्किंग कर रहा हूं। तो देखिए मैंने डेप्रिसिएशन की वर्किंग कैसे करी है। डेप्रिसिएशन की वर्किंग करने के लिए सेल्स रेवेन्यू में से कैश एक्सपेंस माइनस किया, नॉन कैश एक्सपेंस माइनस किया, टैक्सेबल इनकम आई, टैक्स जो है वो टैक्सेबल इनकम का 30% होता है, तो मैंने यहां से टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब कोई बच्चा ये बोलेगा सर आपने यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंस माइनस तो किया है, इसको ऐड भी तो करो। अरे भाई मेरी ये मेन वर्किंग नहीं है, ये मेरी वर्किंग नंबर 1 है। मेन चार्ट में क्या मैं कहीं पर माइनस कर रहा हूं, ये मेरी कंसर्न मेन वर्किंग है। वो नीचे जो मैंने किया वो तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए एक माइनस करा और टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, तो उसको ऊपर इनपुट कर दिया। अब ये मेरा आगे कोई कंसर्न थोड़ी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग इसलिए थी कि टैक्स का एक्सपेंस कैलकुलेट कर लूं, मैंने इसकी वर्किंग ही सेपरेट कर दी। तो मैंने यहाँ नीचे वाली वर्किंग से टैक्स का एक्सपेंस यहाँ पे लिख दिया, और वही नेट कैश इनफ्लोज पर आ गया, और उनको मैंने 10% से डिस्काउंट किया, 10% से डिस्काउंट कर कर, और फिर जब मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू हर साल की निकाली, तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमेशा की तरह वही आई जो ऊपर आ रही थी। मेथड नंबर 1 में टैक्स एक्सपेंस माइनस भी किया, ऐड भी किया। मेथड नंबर 2 में टैक्स एक्सपेंस डेप्रिसिएशन का सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट अकाउंट फॉर किया। मेथड नंबर 3 में टैक्स की बिल्कुल ही अलहदा वर्किंग करके दिखा दी कि क्या अमाउंट बनता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं मेथड नंबर 4 में। मेथड नंबर 4 भी एक पॉसिबल मेथड है, इसमें हम सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं सवाल में वो नेट नेट कर ले रहे हैं। नेट कर लेने का मतलब क्या है कि भाई मेरा सेल्स रेवेन्यू था 500, लेकिन अगर मैं 500 कमाता हूं तो टैक्स वाला उस पर 30% टैक्स ले लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने अगर 500 कमाए 30% टैक्स में चला गया तो मेरे हाथ में क्या बचा, 70%। तो मैंने सेल्स रेवेन्यू का 70% ले लिया, सेल्स रेवेन्यू का 70% ले लिया। फिर कैश एक्सपेंस में भी जो एक्सपेंस था उसका 70% ले लिया। क्यों, जब मैं अपनी बुक्स में 200 रुपए का एक्सपेंस शो करता हूं तो टैक्सेबल इनकम 200 से कम हो जाती है, और उसकी वजह से मेरा टैक्स बच जाता है। देखिए ना, अगर आपके एक्सपेंस 200 रुपए ना हो, मिसाल के तौर पे 500 रुपए आपने कमाए, टैक्स वाले ने 30% टैक्स लेना है, 150 टैक्स ले गया। लेकिन अगर 500 में आप टैक्स वाले को बोले भाई मैंने 200 रुपए का खर्चा भी किया है, तो वो 300 पर टैक्स लेगा। इसका मतलब एक्सपेंस 200 रुपए गया है, लेकिन उसकी वजह से 300 पर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां पर जरा इसकी वर्किंग करते हैं। एक बंदा कमाता है 500 रुपए, 500 रुपए पर वो 30% टैक्स पे कर देता है। ठीक है, 150, हाथ में क्या बचे सर, उसके हाथ में बच गए 350। एक और बंदा 500 कमाता है, लेकिन ये 500 कमाने के लिए इसने 200 के खर्चे किए हैं, तो इसकी नेट इनकम क्या है, टैक्स वाला बोल रहा है 300 रुपए तुम्हारी नेट इनकम है, इस पर तुम टैक्स दो, तो आपने इस पर टैक्स दिया 30%। हाथ में क्या बचा, हाथ में क्या बचा, 300 माइनस टैक्स 90 का 210। अच्छा, पहले 350 बच रहे थे, अब कितने बच रहे हैं, 210। इसका मतलब गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, एक्सपेंस 200 से इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस 200 से इंक्रीज हुआ, लेकिन नेट इंपैक्ट 200 नहीं आया। नेट जो मुझे हाथ में बचा है वो सिर्फ 140 से कम हुआ है, वो 200 से कम नहीं हुआ। खर्चे अगर 200 से बढ़ते हैं और 350 कमा रहे हो तब तो 250 कमाने चाहिए। नहीं, होता यह है कि जब आपके एक्सपेंस 200 से बढ़े, जब आपके एक्सपेंस 200 से बढ़े तो टैक्स एक्सपेंस 60 से कम हो गया। जब आपका एक्सपेंस देखें, रेवेन्यू में तो कोई चेंज नहीं है ना,
रेवेन्यू पहले जितना था अभी भी उतना ही है। एक्सपेंस 200 से इंक्रीज हुआ है, जब एक्सपेंस 200 से इंक्रीज हुआ तो टैक्स 60 से कम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि खर्चे अगर 200 से बढ़ते हैं तो नेट इंपैक्ट 200 का रिडक्शन नहीं होती। इन दोनों के बीच में नेट इंपैक्ट 200 का रिडक्शन नहीं है बल्कि 140 का रिडक्शन है। ये डिफरेंस का कॉलम मैंने बनाया है इसलिए क्योंकि यहां पर अगर ये इंक्रीज होगा, खर्चा इंक्रीज होगा तो टैक्स डिक्रीज होगा, और नेट डिक्रीज जो है वो ये है। बात समझ रहे हैं? इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करिएगा। तो मैंने इसको भी नेट ऑफ टैक्स ले लिया। मैंने बोला यार खर्चे में 200 का इजाफा आएगा लेकिन उसकी वजह से मेरी टैक्स की लायबिलिटी भी कम होगी। टैक्स वाला जो है वो फिर टैक्स भी कम ले रहा होगा, बोलेगा भाई खर्चा है उस पर माइनस करके टैक्स भरो। तो 140 का नेट इम्पैक्ट आया, और टैक्स डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट यहाँ पर हमने वही बेनिफिट वाला ले लिया। इससे भी हमारे पास यही वैल्यूज आई और यही नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अब आपने ये करना है कि इन चारों मेथड्स को सही से तसल्ली से देख लेना है। बहुत सारी जगहों पर या तो कभी मेथड 1, कभी मेथड 2, कभी मेथड 3, कभी मेथड 4 अप्लाई हो रहा होगा, कभी आप कोई पास पेपर कर रहे होंगे उसमें कोई भी मेथड अप्लाई हो रहा होगा। तो ये सारे मेथड्स आपको अच्छे से आने चाहिए। इन सारे मेथड्स पर बहुत अच्छी अपनी ग्रिप कर लें। ये सारे मेथड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सवालात में जब आएंगे मैं हो सकता है डायरेक्टली रेफर कर दूं कि हमने पढ़ा था भाई टैक्स डेप्रिसिएशन का बेनिफिट जो उसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें, इन चारों वर्किंग्स को अच्छे से देखें, अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा तंग करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।